आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। राकेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं और अब संजीव जैन भी हैं, सुनील जैन है, माफ कीजिए, निर्मल बैंक से। सुनील, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। अभी मार्केट्स पर क्या व्यू आप लेकर चल रहे हैं? दिसंबर सीरीज की शुरुआत से ही जो हरियाली मार्केट्स में दिखी है, वो क्या कोई इन्वेस्टमेंट कंफर्ट अभी दे रही है, कोई विश्वास दे रही है मार्केट पर? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी जैसे कहा था कि मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव लेवल पे आ रहा था, बट इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो मोस्टली लार्ज कैप में होना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, या ऐसे स्टॉक्स में होना चाहिए जिन पे इस सीरीज़ का या जो एक्शन से डिमोनेटाइजेशन का उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे सिलेक्शंस में मेरे ख्याल से लास्ट अगर 7 दिन में देखेंगे तो एक रिटर्न भी मिला है, और मुझे लगता है कि वो पार्ट ऑफ जो एक्टिविटी है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से भी बन सकती है। वेरेज जो कंपनी डायरेक्टली इम्पेक्टेड है और जो स्पेसिफिकली मिड कैप या स्मॉल कैप में है, उनको मुझे लगता है कि टाइमिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि नॉर्मली स्मॉल कैप और मिड कैप में लोग बाग बहुत लंबा व्यू नहीं ले पाते, और जैसे ही क्वार्टर के रिजल्ट नज़दीक आएंगे उनमें वो वापस से रिएक्शंस दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि वैसे सब स्टॉक्स को थोड़ा टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट बने रखे, और आगे जिस तरीके से कुछ एक इवेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे 4 दिसंबर को इटली का है और फिर उसके बाद में आरबीआई पॉलिसी है, और तो हैवी एक तरीके से हैवी इवेंट्स का नियर टर्म आउटलुक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा ये इवेंट्स एक बार निकल जाए, फिर उसके बाद में आगे थोड़ा उसके बाद में जो डायरेक्शन लेता है उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। ठीक है राकेश, टाटा पावर के कल नंबर भी आए हैं, और कल एक और इन्फॉर्मेशन भी मिली कि अब अगली जो ईजीएम है वो 26 दिसंबर को होने वाली है, और उस बैठक में सारस मिस्त्री को हटाने पर एक फैसला होगा। लेकिन ठीक उससे पहले जो नंबर्स आए हैं उसमें 96 करोड़ के मुकाबले 336 करोड़ रुपए का मुनाफा घाटे के मुकाबले था, इनफैक्ट ये दर्ज किया है। ये वाई ऑन वाई डाटा है, और अब इनकी इनकम में जो 7,666 करोड़ थी वो गिरकर अब 7,209 करोड़ हुई है। कुल मिला के ठीक ठाक रहा है प्रदर्शन, जो है वो सब्सिडरीज का ज़्यादा बेहतर रहा है। टाटा पावर टेक्निकली कैसे लग रहा है, क्योंकि कल लेटर हाफ में गिरा है, उसके बाद दिन भर में ठीक था ये। डिम्पी, टेक्निकली अगर आप देखें तो मौजूदा सनों से गिरावट की गुंजाइश कम है। नीचे में 67-68 एक काफ़ी बड़ा बेस है। किसी का लंबी अवधि का नज़रिया है तो टाटा पावर पे मौजूदा सनों पे निवेश किया जा सकता है। बट मैं रिपीट करूंगा, टाटा समूह में एकमात्र स्टॉक जो मुझे लगता है कि सबसे पहले नया 52 वीक हाई लगाएगा वो है टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे कम गिरावट देखने को मिली है। टेक्निकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो टाटा कम्युनिकेशन के साथ जाए। जी, सुमित बगड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर क्या आउटलुक है आज आपका आज के लिए, और साथ ही 2 ट्रेड्स जो इंट्राडे के लिहाज से आपको अच्छे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर कल हमको ऊपरी लेवल से एक दबाव देखने को मिला था, तो उस दबाव को देखते हुए ये समझ में आता है कि एक बार मार्केट के अंदर शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। सॉरी, आई थिंक इमीडिएटली जब तक मार्केट 8,200 8,210 के लेवल ब्रेक नहीं करता ऊपर में, तब तक एक बार बेटर यही रहेगा कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस एक बार इनिशिएट ना करें। और अगर कल के लो ब्रेक होते हैं निफ्टी के अंदर, तो उसके बाद हमको इसके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर इमीडिएट टारगेट 8070 के होंगे, और अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 8,000 के होंगे। यानी इमीडिएटली अगर निफ्टी में मेरा जो व्यू बन रहा है वो एक बार ऐसा बन रहा है कि जब तक 8,210 कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होता तब तक सेल करके काम करें। 8,210 का स्टॉप लॉस और 8070 और 8,000 के टारगेट है। और 2 कॉल इंट्राडे के हिसाब से और 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग के लिहाज से, एक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा सेल साइड के अंदर। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है ऊपरी लेवल पे। इमीडिएटली बैंक ऑफ बड़ौदा में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा है। आई थिंक 165 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कल की जो क्लोजिंग है उसके आसपास सेल इनिशिएट किया जा सकता है। नीचे में टारगेट 155 से 152 तक के देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिनों का व्यू होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। और बाई साइड के अंदर विप्रो को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में हमें ऐसा लग रहा है कि एक तेजी देख के थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और यहाँ से दोबारा एक तेजी देखने को मिलेगी। आई थिंक विप्रो को बाय करके काम किया जा सकता है। निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा ऊपर में इमीडिएटली 485 से 500 तक के टारगेट्स हमको आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सुनील, ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी कंपनी है एनएफएल जो कि अब घाटे से मुनाफे में आई हैं। इसके भी नंबर्स आए हैं। ये 60 लाख का घाटा पिछली बार के क्वार्टर में था इनके पास, लेकिन इस बार उन्होंने करीब 46 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है।
तो टाटा पावर के साथ भी था, हालांकि वो अलग सेगमेंट है, फर्टिलाइज़र एक अलग सेगमेंट, लेकिन ये कुछ ही कंपनीज इसी क्वार्टर में घाटे से मुनाफे में आ रही हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आगे 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, सरकार किसानों के प्रति शायद मुख ना मोड़े, ज़्यादा सख्त ना हो? देखिए डिम्पी, फर्टिलाइजर देखिए एक बिजी सीजन फर्टिलाइजर के लिए ऑलरेडी अभी पास हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। बट अगर फर्टिलाइजर में सिलेक्शन करना है तो मुझे जो स्टॉक अच्छे लगते हैं वो 2 स्टॉक है। एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रुप और अच्छी पेडिग्री, और हमने देखा है कि ख़राब टाइम में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर फर्टिलाइज़र कंपनी दिया है। और इस स्टॉक्स में जैसे ही फर्टिलाइज़र्स में जैसे अगर सपोज करो गवर्नमेंट आगे प्लान करती है कि सब्सिडी वगैरह रिड्यूस करना है या सब्सिडी आउटस्टैंडिंग जो है इनकी कंपनियों की, जो कि एक बड़े ड्रेन है इनकी सबकी बैलेंस शीट में, उसे रिड्यूस करना है, तो मुझे लगता है कि ये फर्टिलाइज़र कंपनियों में ये कंपनी सबसे ज़्यादा गेन करेगी। इसके अलावा इसमें जो पेस्टिसाइड बिजनेस है वो भी कंपैरेटिवली अच्छा कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरी कंपनी है वो है GSFC, वो ये कंपनी भी कंपैरेटिवली अपार्ट फ्रॉम इसके फर्टिलाइज़र बिजनेस के केमिकल बिजनेस आर डूइंग वेल, सो मुझे लगता है कि वो कंपनी भी देखी जा सकती है। जी, लेकिन आज के सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज शायद ट्रेडिंग स्विंग्स इसलिए भी मिले क्योंकि एक ये भी खबर है, फर्टिलाइजर मिनिस्टर की ओर से इस तरह के खबरें आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अब सब्सिडी पेमेंट है उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करने पर भी डिसीजन लिया जा सकता है, फिर इसको प्रोसेस में लाया जा सकता है। एक पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर प्लानिंग है गवर्नमेंट की कि जो डीबीटी सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, और ये जो डीबीटी सिस्टम होगा ये स्लाइटली डिफरेंट होगा जो कि नॉर्मल डीबीटी इंप्लीमेंट होती है एलपीजी सब्सिडी में। इसमें क्या होगा कि जो डीबीटी लागू होगी तो जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट फर्टिलाइजर कंपनीज को रिलीज की जाएगी रेदर देन बेनिफिशरीज। तो उस लिहाज से भी ये खबर इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेक्टर के लिए और शायद हो सकता है कि आज के सेशन में कुछ ट्रेडिंग गेन्स मिले। एक और चीज़ भी है जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स को शायद अगले क्वार्टर्स में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहे, वो है नीम कोटिंग। असल में क्या है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो जाता था अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। आपको पता है कि पेंट इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइज़र यूरिया का काफ़ी इस्तेमाल होता था, तो सरकार ने एक सिस्टम बनाया कि जो इम्पोर्ट होगा उसको पोर्ट पे ही नीम कोट कर दिया जाएगा, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिक यूरिया बन के खेतों में चला जाए, बल्कि वो पेंट इंडस्ट्री या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में ना जाए। तो ये नीम कोटिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, इस पे पहले भी चर्चा हो रही थी, लेकिन इंपोर्ट जो होगा अब यूरिया उसको नीम कोट किया जाएगा और भारत के अंदर जो यूरिया होगा उसको सरकार पूरी तरह से इस्तेमाल करवाएगी सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए। ये सस्ता और सब्सिडाइज यूरिया अब पेंट इंडस्ट्री या फिर ऐसी और इंडस्ट्रीज जिसमें प्लाईवुड भी बनता है वहाँ पर भी कई हद तक यूरिया इस्तेमाल होता है, वहाँ नहीं जाएगा। ये सरकार के एक प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है, शायद इसका असर भी पूरी फर्टिलाइजर स्पेस पे आपको आता हुआ दिखता है। सुमित, कोई ट्रेड लेंगे आज फर्टिलाइजर्स से? कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तो कल चले भी थे जिनमें NFL था, दीपक फर्टिलाइजर था, आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव है, तो ऐसे में कोई ट्रेडिंग आप करेंगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में? ये की जा सकती है और दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक वैसे भी अच्छा लग रहा है। दीपक फर्टिलाइजर ने ऊपरी लेवल से जो एक दबाव दिखा दिया था, उस दबाव के बाद ये स्टॉक ने सपोर्ट लेने के बाद एक तेजी दिखाना स्टार्ट किया हुआ है। इमीडिएटली 175 का सपोर्ट से पुलबैक लिया है स्टॉक ने, जो ये पुलबैक हमको ऊपर में 200-205 के लेवल तक देखने को मिलेगी। कन्विंसिंगली अगर 200 के ऊपर इसने वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दे दिया तो ये स्टॉक ऊपर में 220-225 के लेवल्स भी दिखा सकता है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से अगर कोई गिरावट आती है तो भी इसके अंदर खरीदारी करें। प्रेजेंट लेवल्स पे भी खरीदारी का व्यू बन रहा है। इमीडिएट टारगेट 200 है, 200 ब्रेक करते ही 220 से 225 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है राकेश, 2 शेयर देखिए, एक तो वेनबरी लिमिटेड, WNBURY वेनबरी लिमिटेड, ये फार्मा की एक छोटी कंपनी है और ये भी घाटे से मुनाफे में आई है। आज जो लिस्ट हमारे पास है उसमें बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ऐसी चुनिंदा कुछ एक कंपनीज है जो घाटे से मुनाफे में आ रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो अब इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर हमको देखने को मिला, और उसमें ये 2.5 करोड़ के घाटे से अब 7 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई, यानी कि ऑल टुगेदर पूरी तरह से कन्वर्जन है। शेयर तो शायद चलेगा ही, लेकिन ये कितना चलेगा, कितना प्रॉफिट और हमको लेना है इसमें से एक बार ये कैलकुलेट करके बताइएगा। और दूसरा एक तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, इसके भी नंबर्स आए, नंबर्स ठीक है इसके। मैं एक ही चीज़ जब सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो है मार्जिन्स, वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1% का इसमें पॉजिटिवनेस और बढ़ी है, लेकिन मुनाफा भी 10 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ा है। तो इन दोनों पे आपका रिव्यू चाहिए, एक तो तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट और दूसरा वेनबरी। डिम्पी, अगर वेनबरी की बात करें तो पॉजिटिव चीज़ इसके लिए टेक्निकल चार्ट पे सिर्फ ये है कि 38 रुपये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है
और स्टॉक 19 सरों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, टेक्निकली 38 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 50 रुपए के अराउंड आता है। तो अगर कोई तेजी करना चाहे तो 38 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करनी चाहिए। और टीएन न्यूज़ प्रिंट की अगर आप बात करें, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट की, यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, इस स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है। स्टॉक बिल्कुल तेजी के अंदर है और जो अभी रिसेंट करेक्शन देखी वो एक बुल मार्केट करेक्शन थी। स्टॉक ने 320 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट लिया है। गिरावट पे मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। एंड डिम्पी, अगर छोटी फार्मा में टर्न अराउंड को पकड़ना है तो उसके अंदर मोरपेन लैब्स पे हमारी कवरेज है, जहां मुझे लगता है 20-21 के अराउंड कोई अगर पोजीशन लेता है तो 1.5 से 2 साल के अंदर स्टॉक 3 गुना होने का पोटेंशियल रखता है। ये मुझे एक टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है। टेक्निकली मोरपेन लैब्स, अगर किसी का 1 से 1.5 साल का नजरिया है तो मोरपेन लैब को 20-21 रुपीज़ के अराउंड खरीद के रखना चाहिए। ठीक है राकेश, एक और चीज़, ये 42 रुपये का ना इस पर सर्किट है वेनबरी में, तो एक बार अगर सर्किट लग जाए तब अपना माल बेच देना चाहिए या फिर अगले सर्किट का भी वेट करना चाहिए? देखिए डिम्पी, अगर टर्न अराउंड हुआ है तो क्लियरली होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 38 रुपये नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। जी, तो ये राय दी गई आपको वेनबरी पर। लेकिन एक एमटेक ग्रुप पर भी क्विक कमेंट ले लेते हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से लगातार ये एक्टिव है। आज बोर्ड मीट है जिसमें इक्विटी इन्फ्यूजन को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। कल एमटेक ऑटो गिरा, लेकिन उससे पहले 2 सेशंस में काफ़ी चला था ये स्टॉक। मेटल्स, फोर्जिंग, कास्टेक टेक्नोलॉजीज में भी यही रुझान था। हालांकि कल ये तीनों शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए। लेकिन सुनील, अभी राय क्या है इस पूरे ग्रुप पर? ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है ये पूरा ही ग्रुप। अगर इक्विटी इन्फ्यूजन की खबर आई या फिर ये स्टॉक्स यहाँ से और ऊपर जाते हैं तो क्या सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए अपनी पोजीशंस को हल्का करने के लिए, या फिर कोई और सोच है आपकी? या मुझे लगता है कि पोजीशन हल्का करने के लिए यूज़ करना चाहिए। कोई भी अपमूव आता है तो अगर आपने देखा है तो पास्ट में भी कंसिस्टेंटली इसमें न्यूज़ आ रही है कि कोई यूनिट बेच रहे हैं या बैलेंस शीट ठीक करने के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मटेरियलाइज कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट की स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगता नहीं कि अगर थोड़ा बहुत इक्विटी इन्फ्यूज़ करने से भी कुछ ठीक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टॉक ये अगर ऊपर आता है तो इसे किसी के पोर्टफोलियो में है तो उसे निकलना चाहिए। इस बीच इन पे और खबर है, उसमें एक ल्यूपिन को भी है जिसमें एक दवा की इनको मंजूरी मिली है। ये सुमित, आप इसको कैसे देख रहे हैं ल्यूपिन को? देखिए डिम्पी, लुपिन के अंदर लोअर लेवल से हमने एक अच्छी तेजी देख ली है। ये स्टॉक नीचे में 1400-1390 के आसपास एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है। अभी इमीडिएटली चैनल का अपर बैंड टेस्ट करने जा रहा है जो कि 1560-1570 के आसपास है। कल की क्लोजिंग हमको 1518 के आसपास देखने को मिली है। आई थिंक इमीडिएटली एक बार ऊपर जा सकता है, जिसके अंदर हमको 1560 से 1580 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और फ्रेश तेजी इसके अंदर हमको देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक कन्विंसिंगली 1580 के ऊपर सस्टेन करने में स्टार्ट हो जाता है। अगर 1580 के ऊपर सस्टेन करने में स्टार्ट हुआ तब तो हमको स्टॉक 1700 के लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन जब तक 1580 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ये इसी रेंज में घूमेगा। और प्रेजेंट लेवल पे अगर किसी ने ट्रेड लेना है तो बाय साइड का लेना चाहिए। 1480 स्टॉप लॉस, 1560-1580 इमीडिएट टारगेट। 1560 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस बनाए जा सकते हैं ल्यूपिन में और स्टॉप लॉस आपको 1480 के आसपास मेंटेन करना है। लेकिन अब कुछ और ट्रेड्स जान लेते हैं। अंचल मौजूद हैं 3 मिनट में 10 इंट्राडे कॉल्स लेकर। बताइए अंचल, कौन से शेयर्स? शुक्रिया दीपाली। आज कहीं ना कहीं सभी ब्रोकर्स का बाय रुख है और कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप शेयर हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है ब्रोकर्स की तरफ से। सबसे पहले पुष्कराज करंसी की बात करते हैं, उन्होंने 2 कॉल्स पे खरीदारी की सलाह दी है। टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इंट्राडे के लिए टारगेट दिया है 425 का, 399 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। वहीं बजाज ऑटो में भी उनका मानना है एक तेज़ी बन सकती है इंट्राडे के दौरान, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रेडर्स। 2710 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए बजाज ऑटो में, 2648 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और इसी तरह बुरंदा पोर्टफोलियो का भी मानना है कि आप खरीदारी करके चलिए बायोकॉन के शेयर में 940-950 रुपये के लक्ष्य आज के दिन में शेयर में आते हुए दिखेंगे और 900 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है बुरंदा पोर्टफोलियो की तरफ से। 438 पहला टारगेट रहेगा, लेकिन हाँ इमीडिएटली आज के दिन में ही 445 तक के टारगेट्स ये शेयर छूता हुआ दिख सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 420 रुपीज़ का। दूसरे इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी की सलाह है। इंट्राडे चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। उनका मानना है एटलीस्ट आज के लिए ट्रेडर्स 392 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलिए गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में। 377 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। बॉश एक और शेयर है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। बेशक शेयर महंगा ज़रूर है लेकिन एक अच्छा इंट्राडे गेंस दे सकता है आज ट्रेडर्स को। 20,800 का एक टारगेट लेके चलिए बॉश के शेयर में आज के लिए
और वहीं 19,700 का एक स्टॉप लॉस रखिए। IDBI कैपिटल मानते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स, IT शेयरों में परसिस्टेंट सिस्टम्स रहेगा जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा अपने इंडेक्स को। सो आज एक अच्छा मूव की उम्मीद की जा रही है, चार्ट्स पे स्ट्रांग है और इंट्राडे के लिए टारगेट 621 रुपये का दिया जा रहा है। वहीं स्टॉप लॉस रखिए 595 का। साथ ही M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी की सलाह है। 1220 तक के लक्ष्य आज के सत्र में आते हुए दिख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। 1170 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आखिरी दो कॉल आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। सबसे पहले तो हेवल्स में खरीदारी की सलाह है। 365 के इंट्राडे टारगेट्स हो जा रहे हैं, नीचे स्टॉप लॉस रखिए 355 का। और लास्ट कॉल रहेगी मारुति सुजुकी, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 5,280 रुपये के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। देखिए 5,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे ऊपर कामकाज कर रहा है। कल एक अच्छी तेजी थी, नंबर्स आने हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। तो इंट्राडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग गेनर रह सकता है ये ट्रेडर्स के लिए। 5,000 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। 5,280 मारुति के लिए एक टारगेट रहेगा। ठीक है, मारुति पे तो वैसे भी हमको नज़र इसलिए भी रखनी होगी क्योंकि 1 तारीख से अब ऑटो के नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, तो ठीक उससे पहले 5,000 का स्तर पा जाना। और अभी भी टेक्निकल एनालिस्ट और डेरिवेटिव एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मारुति पे नज़र रखी जा सकती है। जब देश का सबसे बड़ी ऑटो कंपनी अब इस तरह के नंबर्स जो दिखा रही है स्टॉक मार्केट में, तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि शायद ऑटो नंबर्स को मार्केट धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा। क्योंकि कल के सेशन में भी ज़्यादातर ऑटो और ऑटो एंसिलरीज वो तेज़ थी। तो पहला आंकड़ा होगा कंजम्पशन स्टोरी का जो कल आना शुरू हो जाएगा और मार्केट इस पर रिएक्शन ज़रूर देगा। सुमित, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी इस पे? कोई ऑटो कंपनी आपको पसंद है जो ठीक नंबर आने से पहले प्लस करें? देखिए ऑटो कंपनीज के अंदर एक और ऑटो स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से एक हमको लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एक मारुति ने सबसे पहले ऑटो स्टॉक्स के अंदर मारुति की बात कर लेते हैं। मारुति एक 5,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमको इमीडिएटली यहाँ से ऊपर में 5250 से 5300 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक अब दोबारा ये 4900 या 4880 के नीचे नहीं जाता है तब तक एक बार तेजी में इसके अंदर बैठे रह सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 5200 एंड 5250 लेवल्स। और हमें ऐसा लगता है कि एक छोटे शेयर के अंदर, छोटे से मेरा मतलब है 2 डिजिट स्टॉक के अंदर अशोक लीलैंड भी यहाँ से अच्छा लग रहा है। और ऐसा लगता है कि अशोक लीलैंड में भी यहाँ से 83 से 85 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 79.50 के आसपास कल की क्लोजिंग है, तो उसके अंदर भी बाय करके चला जा सकता है। जी, तो ये मारुति पर व्यू था। लेकिन सुनील, ये ऑटो एंसिलरी स्पेस से मैं एक भारत फोर्ज पर आपके कमेंट्स लेना चाहती हूँ। आज खबर भी है भारत फोर्ज पर कि सुंदरम ट्रेडिंग ब्लॉक डील के जरिए अपना 1% हिस्सा भारत फोर्ज में बेचेगी। लेकिन इस पर बात करने के पीछे वजह यह है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से हमने अक्रॉस सभी सेक्टर्स एक प्रेशर देखा था। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने की मार्केट की कमजोरी में पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट कल की अगर कमजोरी को हम हटा दें, जो 7 रुपये की गिरावट है उसको हटाकर देखें तो इनफैक्ट ये 6 से 7% बढ़ा ही है। अभी व्यू क्या है आपका भारत फोर्ज पर? हाल ही में कई ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि एक वैल्यू बाय के तौर पर इसको देख रही हैं, पर आपके कमेंट्स क्या हैं? या इनफैक्ट नहीं गिरने का रीज़न यही था कि ये पहले ही गिर चुका था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसके बिजनेस स्ट्रक्चर में जो कि मेजर पार्ट ऑफ सेल यूएस में होता है, वहाँ पर क्लास 8 जो ट्रक को ये मेजर सप्लाई करते हैं, उनमें काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई थी। और एक मेजर डिक्लाइन के कारण इनकी सप्लाई वहाँ पर ऑलमोस्ट एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ गई थी। अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ यूएस की जो डिमांड है क्लास 8 ट्रक की वो बॉटम पे है और यहाँ से अब रिवाइवल दिखना चाहिए। और उसी एक्सपेक्टेशंस में भारत फोर्ज अब एक लोअर स्तर पे एक्यूमुलेट हो रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे या इससे कोई भी यहाँ से कुछ भी डिक्लाइन आता है मे बी टू 850 और 860 के लेवल पे, तो इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बट लेकिन थोड़ा लंबे व्यू के हिसाब से, 1 साल के व्यू से अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि इसमें एक रीजनेबल रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। और वैसे भारत फोर्ज ऐसी कंपनी जैसे नोटबंदी के बाद भी यूएस में जाके उन्होंने कंपनी को एक्वायर भी किया था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि भारत फोर्ज के साथ जुड़ता है।